रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था हर किसी को करनी होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम जानते हैं पीएफआरडीए लगातार कुछ ना कुछ नई नई कवायदें करता रहता है। लेकिन हमने बात की है पीएफआरडीए के नए चेयरमैन दीपक मोहंती से, जो कि बताएंगे कि किस तरह से एनपीएस पर फोकस बढ़ाया जा रहा है, कैसे सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारियों का जो सब्सक्राइबर बेस है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो एनपीएस को लेकर बढ़ रहा है और साथ ही आने वाले वित्त वर्ष और मौजूदा नए वित्त वर्ष को लेकर क्या क्या टारगेट्स पीएफआरडीए ने रखे हुए हैं, कैसे एनपीएस को और आकर्षक बनाया जा रहा है निवेशकों के लिए। ये पूरी बातचीत देखिए इस एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में। मेरे साथ जुड़ गए हैं पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती। दीपक सर, स्वागत है आपका और कंग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद। पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि अब क्योंकि आपने कमान संभाली है तो क्या वो तुरंत बदलाव हैं जो आपके एजेंडे में हैं, जिन पर आप तुरंत प्रभाव से अब काम करना शुरू कर चुके हैं? नमस्कार कविता, और आपकी शुक्रिया आपकी शुभकामना के लिए। देखिए, पेंशन जो है कि सबके पास पेंशन का साधन होना चाहिए। जब हमारा कामकाजी जीवन समाप्त हो जाती है, क्या स्लो डाउन हो जाते हैं, तो कोई रेगुलर इनकम का साधन होना चाहिए। उसके लिए पेंशन एक अच्छा जरिया है। सो उससे चलते हुए हमने जो ये 2 स्कीम चलाए हैं, एक तो एपीवाई है, अटल पेंशन योजना, और दूसरा एनपीएस है। सो हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेंशन का प्रबंध हो सके। तो उसके चलते हुए दूसरी बात है कि हम जो करेंगे कि ये पेंशन का लिटरेसी जो है कि उसका जो वित्तीय नॉलेज जो होना चाहिए, तो उसको भी हम आगे आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात ये होगी कि जो पेंशन का जो इंटरमीडिएरी है, कि जो लोगों के पास जाते हैं और उनको पेंशन लेने के लिए इनकरेज करते हैं। सो वो इकोसिस्टम हमने जो उसको भी हमने बढ़ाया है। अभी हमने एजेंट का भी नियुक्ति किया कि जिसमें लोग के पास पहुंच सके और ये पेंशन के लिए उनको हमारे साथ जोड़ सकते हैं पेंशन सिस्टम में। और दूसरी बात है कि हम जो देख रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट रीजनल रूरल बैंक्स वो खाली एपीवाई करते हैं, तो हमारा ये एक लक्ष्य होगा कि वो एनपीएस भी करें। क्योंकि देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, इनफॉर्मल सेक्टर में है, लोगों के पास पैसे भी है, मगर कि जो हमेशा रेगुलर उनका इनकम नहीं होता, इनकम का भी लंपी होता है। कि जैसे कि आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में है, आपका जब फसल निकलती है तब पैसा ज़्यादा आ जाता है। तो उसके लिए एनपीएस एक अच्छा साधन है, जिसमें लंपी इनकम होता है। आपको हर एक महीने में कुछ पैसा डालने का ज़रूरत नहीं है। तो जब आपके पास पैसा आ जाए, आप उसको डालें। और लिटरेसी में जो दूसरी बात हम करेंगे कि ये जो है, जो यंगर पीपल, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि जिसमें कि थोड़े-थोड़े पैसे डालते रहें। क्योंकि यंग एज में जब आप जॉइन करेंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो कंपाउंड होता है, उसमें वो कॉर्पस आगे चल के बहुत बड़ी बन जाती है। सो ये सब चीज़ हम चलते हुए आगे करेंगे। एनपीएस के बारे में अब विस्तार से बात करते हैं। तो अब तक जानना है कि कंट्रीब्यूशंस को लेकर और सब्सक्राइबर बेस को लेकर आंकड़ा कहां तक पहुंचा है, और इस नए वित्त वर्ष में आप और क्या-क्या अचीव करना चाहते हैं कंट्रीब्यूशन सब्सक्राइबर्स को लेकर? अभी देखिए, जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हैं एनपीएस का, की 2 भाग है। एक तो जो सरकार से हैं, उन्होंने ऑटोमेटिकली एनपीएस में आ जाते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य रहेगा, जो गैर सरकारी क्षेत्र से हैं, जैसे कि एनपीएस कॉर्पोरेट सेक्टर है, और आम आदमी के लिए जो है कि एनपीएस ऑल सिटीजन्स मॉडल। बल्कि स्कीम तो वही है कि वही चॉइस जो गवर्नमेंट के पास है, उसी चॉइस उसी साधन भी दूसरों के पास है। सो एनपीएस जो नॉन गवर्नमेंट है, उस सेक्टर में हम देखें कि बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल किया हमने लास्ट ईयर, फाइनेंशियल ईयर 2022-23, जिसमें कि 10 लाख लोग इसमें हमारे साथ जुड़े। तो हमारा जो लक्ष्य होगा आगे चलते हुए, कि इसको लेके हम 13 लाख तक पहुंचे, और 23-24 में आप हम ये करेंगे। और जो कंट्रीब्यूशन है, आपने जो बोले कि कितना पूंजी अभी तक निवेश हुआ है,
कि इसमें हमने ऑलरेडी 9 लाख करोड़ पूंजी निवेश हो चुका है पेंशन क्षेत्र में। बहुत जल्दी ही हमने 10 लाख करोड़ हो जाएंगे। तो हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि ये आगे बढ़ते रहे। तो उसको बढ़ने के लिए 2 चीज़ है कि लोग क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, वो किस तरह का इसमें जो रिटर्न आते हैं, ये दोनों मिला के जो है कि पेंशन कॉर्पस कितना आगे चलते हुए डिपेंड करेगा। बट नंबर के चलते हुए देखिए कि हमारा जो ज़्यादा है नंबर जो आते हैं, कि ज़्यादा लोग जो आके शामिल होते हैं इसमें पेंशन में, ये अटल पेंशन योजना चलते हुए होता है। उसमें भी हमने बड़ा लक्ष्य हासिल किया लास्ट ईयर कि 1.19 करोड़ 1.19 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए। तो हमारा इस साल का लक्ष्य रहेगा कि उसमें 1.30 करोड़ 1.3 करोड़ लोग आके शामिल हुए। सो ये चलते हुए कि अटल पेंशन योजना और एनपीएस को मानते आगे चलेंगे, तो हमारे पास जो है कि 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पेंशन मिलने का सुविधा होगी इस साल में। ये हमारा एक लक्ष्य है। और जैसे मैं आपको बताया कि जो कॉर्पस इसमें इन्वेस्टेड है, वो 10 लाख करोड़ से बढ़ के बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम को लागू करने के अपडेट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जिसको एनपीएस के तहत लॉन्च करने की योजना भी चल रही थी, काफ़ी कवायद भी तेज़ हो गई थी। क्या इसको लेकर कोई ऐलान जो मुमकिन है? देखिए, मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम जो है वो हम इसके ऊपर अंदरूनी चर्चा कर रहे हैं। एक्सपर्ट कमेटी भी हैं कि जो इसको भी देखते हैं कि कैसे इसको बेहतर बना जा सके। क्योंकि इसमें 2 बात है कि हम जो इसमें रिटर्न देते हैं कि जो इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए अट्रैक्टिव लगना चाहिए रिटर्न। मगर आपने एक बार गारंटी दे दिया कुछ रिटर्न की, तो फिर उसमें ये बात आती है कि उसमें रिस्क ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो उसको डिज़ाइन करने के लिए कॉस्ट भी होता है। तो कैसे ये बैलेंस करें कि जो रिस्क भी मिनिमाइज़ करें और रिटर्न जो दें कि जो भी अट्रैक्टिव लगे। तो इस पे हम काम चालू है। तो अभी तो मैं कुछ टाइमलाइन इसका नहीं दे सकता, मगर ये चलते हुए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। सो देखेंगे जब संभव होगा, हम एक स्कीम ला के आएँगे। मौजूदा एनपीएस के ढांचे में जो फंड मैनेजर्स हैं, क्या उसमें किसी भी तरह के इजाफे या बदलाव की योजना? नहीं, फंड मैनेजर जो हैं देखिए, तो अभी तो हमारे पास 10 पेंशन फंड मैनेजर हैं। तो अभी हमने कर दिया कि जो फिट एंड प्रॉपर हैं और जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि जो हमारा जो क्राइटेरिया है वो मीट करते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम उनको जो फंड मैनेजर का जो नंबर है, तो उसको भी हम आगे बढ़ा सकें। फिलहाल जो स्कीम्स हमारे पास एनपीएस के तहत हैं, क्या उनमें किसी तरह का रिवैम्प या किसी इन्वेस्टमेंट को लेकर किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन जो शायद आप योजना में हो, जो शायद एनपीएस को और भी इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की ओर एक कदम हो? अभी देखिए कि इसमें जो है कि एनपीएस जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल स्कीम है और इसमें आप पूरा इक्विटी भी कर सकते हैं, इक्विटी और इसमें डेट भी डाल सकते हैं। सो मिक्स भी कर सकते हैं इक्विटी डेट करके। सो इसका जो है आप देखिए रिटर्न जो सालाना इसमें से आता है कि इक्विटी स्कीम करेंगे तो अभी तक इसका जब से शुरू हुआ है एनपीएस देखिए कि रिटर्न एनुअल आ रही है 11% 8%। सो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि देखेंगे जो गवर्नमेंट स्कीम है वो जो मिक्स है इक्विटी और डेट, सो उसमें देखिए जो रिटर्न मिलती है सो वो तो 9.4%। तो ये जो रिटर्न है काफ़ी अच्छे हैं। सो बट वो इन्वेस्टर के लिए हम उसको सरल भी बनाएं कि इन्वेस्टर का भी चॉइस भी है कि कहाँ वो पैसा डाल सकते हैं, किस टाइप का स्कीम में डाल सकते हैं। तो उनको ये अच्छा लगे कि भाई एक फंड मैनेजर दूसरे से बेहतर कर रहा है तो उनका उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वो भी स्विच कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमने दे रखी है इन्वेस्टर को। सो इस हिसाब से अच्छा है। और दूसरी बात जो है हमने जो किए हैं कि जो इक्विटी स्कीम है
तो आपका एक डिफ़ॉल्ट स्कीम है। जब आदमी का उम्र बढ़ता है तो डिफ़ॉल्ट स्कीम में इक्विटी का जो प्रतिशत है घट जाता है। आप इक्विटी स्कीम में गए मगर प्रतिशत धीरे-धीरे वो घट जाता है। क्योंकि रिस्क टॉलरेंस कम होता है क्योंकि इक्विटी का साइकिल ज़्यादा होते हैं। कभी वो डाउन जाता है, कभी फिर ऊपर जाता है। तो आप ज़्यादा देरी उसमें टिक सकें तो फिर उसमें बहुत लाभ होता है। सो उसके चलते हुए हमने जो डिफ़ॉल्ट स्कीम में ये जो एज का लिमिट हमने रखे थे, जो घटने का मामला था, उसको हमने ख़त्म कर दिया कि जो ये ब डायरेक्ट स्कीम है, जिसने एक्टिव स्कीम में डाले हुए हैं इक्विटी में, तो उनका प्रतिशत जो चॉइस किए हैं, वो कंटिन्यू करता है। तो ये तो टियर 1 था। टियर 2 जैसे भी दूसरा है कि वो एकदम फ्लेक्सिबल स्कीम है। उसमें हमने इक्विटी ले आया कि उसमें कि 100% इक्विटी में भी डाल सकते हैं। आदमी चॉइस करता है और अपना कितना रिस्क ले सकता है। तो इस टाइप का हमने जो बदलाव इसमें लाए। और दूसरी बात है कि जैसे कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, वो अच्छा रहना चाहिए। लगभग हर एक चीज़ हमने इसमें डिजिटल कर दिया। कोई आके डिजिटल ऑनबोर्ड कर सकते हैं और एनपीएस से वो निकलना चाहते हैं बाद में भी और डिजिटल एग्जिट प्रोसेस भी कर सकते हैं। बल्कि इवन केवाईसी हमने भी ई केवाईसी कर दिया। इसी दिशा में हम देखेंगे और उसमें कोई दिक्कत आ रहे हैं, कुछ ट्रबल हो रही है, तो हम लोग इसको एड्रेस करेंगे। टैक्स रिजीम के लिहाज से सवाल पूछना है क्योंकि एनपीएस पर जो टैक्स छूट मिलती है वो एक बहुत बड़ी वजह है निवेशकों के लिए एनपीएस में इन्वेस्ट करने के पीछे, खासतौर से अगर मैं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ की बात करूं तो अब क्योंकि एक नया टैक्स रिजीम भी आपके पास आ गया है दीपक सर, जहां पर आपके पास किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा, न केवल एनपीएस बल्कि किसी भी तरह के टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में आप निवेश करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब ये जो टैक्स रिजीम में पेच है जहां पर आपको एनपीएस में भी निवेश का फायदा नहीं मिलेगा, इसे आप कैसे देखते हैं? एक बात ये सही है कि अगर आप किसी भी निवेश विकल्प में पैसे लगा रहे हैं तो वो एक रणनीति के तहत होना चाहिए और केवल एक टैक्स बेनिफिट आपको मिल रहा है उसके तहत आपको निवेश नहीं करना चाहिए। ये बात तो समझ में भी आ गई, लेकिन अब क्योंकि एनपीएस को ये एक फैक्टर ड्राइव कर रहा था काफ़ी हद तक, अब जो ये बदलाव आया है इसे आप कैसे देखते हैं? आने वाले समय में जैसे कि अब बहुत सारी अटकलें चल रही है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में केवल एक ही टैक्स रेजिम रह जाए और वो भी नया ही टैक्स रेजिम रह जाए, तब किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? बदलाव किस तरह के एनपीएस में फिर अब करने जरूरी हो जाएंगे? हाँ, कविता अपने ये बात सही बताया कि हमने जैसे बताया कि 10 लाख एनपीएस नॉन गवर्नमेंट सेक्टर हमने करा, वो आंकड़ा थोड़ा बढ़ सकता है। 21-22 में हमने 9.75 किए थे। क्योंकि हम देखें कि जो लास्ट क्वार्टर होती है, जो वित्तीय ईयर का लास्ट क्वार्टर होता है, उसमें जो नंबर थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और कुछ उसमें लोग आते हैं कि जो कि टैक्स के चलते हुए। वो नंबर में थोड़ा घटना हमको नज़र आया। उससे चलते हुए ओवरऑल नंबर जो है 10 लाख हुआ, वो आगे बढ़ सकता है। अब मैं ये मान के चलूँगा कि टैक्स शुड नॉट बी द ओनली कंसिडरेशन। तो हमने ये बात पोजीशन करेंगे कि जो स्कीम जैसा है, ये अपने आप में भी काफ़ी स्कीम है और स्कीम का इतना फ्लेक्सिबिलिटी है। आप देखिए इसको बल्कि पेंशन ही नहीं, आप इसको सेविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बोला आपका टियर 2 है। तो आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मिलता है। दूसरी बात है कि ये पोर्टेबल है। आप एक बार एनपीएस कर दिए, क्योंकि अभी जो यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, वो नौकरी से नौकरी शिफ्ट करते रहते हैं। तो उनको ये नहीं होना चाहिए कि एक बार कर दिया पेंशन फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। वो उसको भी शिफ्ट कर सकते हैं। उसके चलते हुए कि जैसे कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेते हैं, मेरा ये मान के चलना है कि ये जैसे कि हम जो खाना खाते हैं कि जैसे थाली होता है, उसमें थोड़ा चपाती हो, थोड़ा राइस हो, थोड़ा दाल हो, तो उसका स्वाद कुछ अलग होता है। एक दूसरे में एक सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसके चलते हुए आपका कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आप डाल सकते हैं कि आप इंश्योरेंस ले, म्यूचुअल फंड ले और बैंक अकाउंट तो करना ही है। उसके साथ पेंशन भी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी बात है कि जिसमें जो जवान उम्र में जॉइन करना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जिसमें होता है, आप थोड़ा-थोड़ा पूँजी उसके लिए डालते रहें और आप देखेंगे वो चल के बहुत बड़ा रकम हो जाता है आगे चल के। ये सब बात का जो जानकारी देंगे और टैक्स रिजीम जो
ऐसे सपोज मान के चलें कि भाई न्यूट्रल हो गया, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट ए और बी में कोई डिफरेंस अंत नहीं करेंगे, होने के बाद जब लोग अपने मेरिट से इस चीज को अपना चूज करेंगे, उसमें तो पेंशन भी एक बड़ा स्कीम होके उभर के आता है कि लोग अपने आप उसको चूज करें। तो इसका जो जानकारी है, नॉलेज है, उसको हम आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो ये पहले बार रिजिम चेंज हुआ, हमको डिप लग रहा था, तो ये नहीं लग रहा है कि आगे चलते हुए ये कुछ ज़्यादा दिक्कत डालेगी। तो अब ऐसे में जहाँ तक रीच बढ़ाने की बात है, आपने फिगर्स बताए जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस नए वित्त वर्ष के तहत भी, अटल पेंशन और एनपीएस के तहत जो आप सोच रहे हैं कंट्रीब्यूशन आएगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लेकिन रीच बढ़ाने के लिए डिजिटल के अलावा और क्या कुछ किया जा रहा है? क्या बैंकों के ज़रिए आप इसको ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरह से आप इसको इसके प्रचार को लेकर रणनीति बना रहे हैं? पूरे सिस्टम में क्या कोई बुनियादी बदलाव इसको लेकर? देखिए, एक चीज जो है कि जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि देखिए जो हमारा जैसे कि एम्प्लॉयमेंट आप स्ट्रक्चर देखते हैं कि ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। सो बहुत लोगों का अपना कैपेबिलिटी होता है कि भाई ये पैसा डाल सके, मगर नहीं डालते हैं कि जानकारी के बजाय इतना अच्छा जानकारी नहीं हो इस चीज पे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोला कि प्रोफेशनल लोग जो हैं उनके पास पैसे होते हैं मगर पेंशन में नहीं डालते, तो हम एक टारगेट उनको भी करेंगे कि ऐसे नहीं है कि आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, सैलरीड एम्प्लॉय है, तो फिर आप इसमें पैसा डालें। सो वो ग्रुप को हम टारगेट करें। और दूसरी बात है कि जो कि जेंडर, जो फैमिली में आप सोचते हैं कि भाई हेड ऑफ फैमिली जो है कि आदमी वहाँ पे जो है अपना पेंशन ले जाती है, तो एक पेंशन लिया तो सबका भला हो जाएगा, तो ये बात नहीं है कि आगे चलते हुए खर्चा जैसे बढ़ रहा है, तो फैमिली में कि व्हाई डोंट यू गिव अ पेंशन टू योर स्पाउस, कि घर पे जो है बच्चों के लिए भी करें और स्पाउस के लिए भी करें। सो घर में एक नहीं, घर में मल्टीपल एनपीएस उसका शुरुआत। ये भी दूसरा कैंपेन जो है हम इसी तरह का इसको चलाएंगे। और जब इंटरमीडिएट है, जो हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, आपने जो बात कही कि जैसे कि ज़्यादा से बैंकों का जो सब हमारा शाखा है जो पेंशन देते हैं, तो उधर हम जो खास बदलाव ला रहे हैं कि एक जो अभी जो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक है, उनका रीच बहुत ज़्यादा है कि रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में वो अभी एपीवाई करते हैं अटल पेंशन। मगर रूरल और सेमी अर्बन एरिया में लोग हैं कि भाई अटल पेंशन योजना में ज़्यादा से ज़्यादा हमको 5,000 मिलेगा, कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, वो नहीं ज्वाइन करते, बट उनके पास पैसे होते हैं। तो हम ये करते हैं कि उनको अभी परसुएट करेंगे भाई वो एनपीएस का काम उधर उधर चालू करें। तो दूसरी बात, एनपीएस का खासियत ये है कि आपको हमेशा पैसा डालने की जरूरत नहीं, महीने के बाद महीने आपको डालने की जरूरत नहीं, एक साल में एक बार आप डाल दें पैसा भी, वो भी काम कर देता है। और एंट्री लेवल भी उसका बहुत कम है कि 1,000 रुपया में आप एक एनपीएस का खाता खोल सकते हैं और उसमें जब भी पैसा आएगा आप डाल सकते हैं। जैसे देखिए एग्रीकल्चरल इनकम जो है, जो खेती बाड़ी से आती है, कि जब आपका फसल उभर के आता है तब आपको पैसा आते हैं, सडनली सरप्लस पैसा होते हैं, तो उस टाइम को भी एनपीएस में डाल सकते हैं। तो इसी तरह का व्यवस्था हम उसको कर रहे हैं। और एक बात है कि दैट हमने देखा है कोऑपरेटिव बैंक, कुछ कोऑपरेटिव बैंक तो काफी बड़े हैं, मगर उधर भी ज्यादा आंकड़े नहीं आते हैं कि पेंशन के चलते हुए, तो उनको भी हम इसमें परसुएड करेंगे कि पेंशन के लिए आए। और जो बात है कि जो भी है थोड़ा नच चाहिए कि पेंशन के लिए नेचुरल ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होता है, कोई वृद्धा नहीं बनना चाहता है और कोई पेंशन लेना नहीं चाहता है, बोलता है कि जिंदगी भर में काम करूंगा, पर रियलिटी इज नॉट नॉट दैट, ऐसी बात नहीं होती है। तो वो जानकारी देने के लिए, उनके पास पहुंचने के लिए, उनको परसुएट करने के लिए अभी हमने जो अलाउ किया कि एजेंट जो पीओपीज हैं, जैसे बैंक है, वो अपना, जैसे कि आप देखें बैंक में जैसे बीसी मॉडल है, तो हमने वो बात भी शुरू की कि कोई जाते हैं आपके साथ, बार बार थोड़ा बात करते हैं, तो लोग फिर उसके हिसाब से पेंशन के ऊपर आते हैं। तो इसी तरह का कुछ चीज हमने शुरुआत की है।
आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी और वो सवाल है ओल्ड और नई पेंशन स्कीम को लेकर। कुछ राज्यों ने यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को तरजीह दी है, उसे लागू कर दिया है। कस्टडी मांग रहे हैं जो कॉर्पस एनपीएस के तहत इकट्ठा भी हुआ है। अब ये मामला काफ़ी ये मुद्दा काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। फिलहाल जो कमेटी बिठाने को लेकर बात है उस पर कोई अपडेट और किस तरह से जो राज्य मांग कर रहे हैं उसको पीएफआरडीए देख रहा है, क्या इसको लेकर कोई ताज़ा अपडेट आप दे पाएंगे? नहीं, ये देखिए अभी तो इट्स टू अर्ली की कमेटी में कुछ हम कमेंट करें कि इस बात में। और पीएफआरडीए तो मतलब सब जितना सपोर्ट चाहिए इसके लिए, तो ये सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। और जैसे टीओआर टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो कमेटी का है उसमें एक बात है कि भाई फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एनपीएस में क्या बदलाव लाना चाहिए, ये सब ला जा सकता है। सो इसके बारे में भी सोच शायद होगी। इसके बाद मैं ये बात बोलूंगा कि भाई आप देखिए जो एनपीएस है, सो ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है और ये फुल्ली फंडेड स्कीम है कि उसमें पैसा डाला गया है, उसमें से जो रिटर्न आता है उसमें आपको पेंशन मिलती है। एंड ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है वो डिफाइंड बेनिफिट का स्कीम था और ये पूरा फंडेड नहीं था और फंडेड नहीं है। तो उसको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर वो सस्टेनेबिलिटी का इशू आ सकती है आगे चलते हुए। जब सब लोग रिटायर करेंगे तो कैसा प्रावधान होगा कि इनको इसमें पेंशन दिया जाए। तो ये बात को भी ध्यान में रखना होगा। सो दुनिया में हम देखते हैं कि जो पेंशन बड़ा मुद्दा भी है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रिफर करते हैं कि सरकार प्रिफर करते हैं कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के वहाँ चलें और ज़्यादातर जो पेंशन स्कीम्स हों ये फंडेड होनी चाहिए। चलिए दीपक जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शिरकत की और पेंशन और एनपीएस से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। धन्यवाद। धन्यवाद।